डिफेंस एक्सपर्ट पूर्णिमा नाथ हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वॉशिंगटन डीसी से लाइव हैं। गौरी शंकर गुप्ता पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है, अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है, क्या इसे आप एक डिप्लोमेटिक प्रेशर के तौर पर देखते हैं सर, या फिर एक सीधी सैन्य चेतावनी है? निसंदेह ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के द्वारा ईरान के विरुद्ध जो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन जो पहले से ही चलाया गया है, ये उसी के पार्ट के तहत ये किया गया है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या इजराइल हो, उनकी ईरान के संदर्भ में सबसे बड़ी मंशा यही है कि वहां पर किस तरीके से 1979 से चली आ रही जो इस्लामिक रिजीम है उसको उसका पतन करा दिया जाए, उसको चेंज कर दिया जाए। और अमेरिका और इजराइल अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो पहले से ही रणनीतियां समय समय पर बनाते रहे हैं। वर्तमान समय में सोनल जी, जो ईरान के अंदर जो अनेक ऐसी विषयों को लेकर के जो भारी असंतोष है, जो अस्थिरता है, जाहिर है कि जो तात्कालिक कारण इस बार आर्थिक विषय थे, उसके पहले महिलाओं के अधिकारों को लेकर के जो बड़े आंदोलन हुए, लोकतंत्र के समर्थकों के द्वारा जो पहले आंदोलन जिनको कि ईरान की इस्लामिक रिजीम ने ब्रूटली क्रश किया था, वो सारे के सारे जो असंतुष्ट धड़े हैं वो जी। एक साथ आ गए हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बात को की एक अवसर की तलाश कर रहा है कि किस तरीके से ईरान के अंदर की ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो ये जो गहरे जो मतभेद हैं, वो और अधिक कैसे गहरे हों। और अमेरिका जाहिर है कि अपने मिलिट्री प्रेशर को लगातार बना करके ईरान के इस्लामिक रिजीम को दबाव में रखना चाहता है, ताकि ये जो रिजीम है वो अंदर से क्रम्बल करे, अंदर से ही और अधिक कमजोर बने, वहां पर जो जो मतभेद है और अधिक गहरे हों। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जहां पर वो विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड के ऑपरेशन किए बगैर कोई लार्ज स्केल एरियल स्ट्राइक के माध्यम से या अपने डेल्टा फोर्सेस के माध्यम से कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को किसी हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने के जी। लिए अगर वो कर सकता है, तो अमेरिका करने से नहीं चूकेगा। अमेरिका वर्तमान समय में सारी तैयारियां करके रखना चाहता है और वो एक स्ट्रेटेजिक होल्ड उसने बना करके रखा हुआ है। लेकिन अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी सीआईए हो या इसराइल की मोसाद हो, वो ऑन द ग्राउंड ईरान में पूरी तरह से एक्टिव दिखाई देते हैं और वो उन असंतुष्ट लोगों को, वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको पूरा सपोर्ट भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि इस्लामिक रिजीम का पतन किस तरीके से कराया जाए, ये ट्रंप प्रशासन का अल्टीमेट गोल है, इसराइल का भी यही गोल है। और इसको हासिल करने की दिशा में वो ईरान के ऊपर अधिक से अधिक जितना दबाव हो सकता है वो जी। बना करके रखना चाहते हैं। और इसी प्रक्रिया में ये जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स मेरे असेसमेंट के मुताबिक किए जा रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी, क्या ये करियर स्ट्राइक ग्रुप की ओर इशारा करता है? क्योंकि एक बड़े हाई प्रोफाइल मंच से बयान आया है एयरफोर्स वन से। देखिए, ये जो स्ट्राइक ग्रुप्स हैं जो अभी मेडिटेरेनियन सी में और ये बाकी एरियाज में पेट्रोलिंग अपनी कर रहे हैं, ये एक बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है ईरान के लिए कि भाई वी आर रेडी और हम कभी भी आपके ऊपर स्ट्राइक अपना कर सकते हैं। और अपनी इसको तैयारी भी है, बिकॉज इनके जितने भी जहाज हैं वहाँ पे फाइटर F-22 से लेके F-35 सारे इस जहाज पे एक्चुअली तैनात हैं। उनके पास पूरा उसको सर्विलेंस इक्विपमेंट है। और आप इसको देखेंगे कि जब ये स्टार्ट होगी लड़ाई, ये स्ट्राइक से नहीं होगी, साइबर वॉर इसको साइबर वॉर से होगी। बिकॉज पहले भी जब भी इसको अमेरिका ने इसको हमला किया ईरान पे, तो एक साइबर वॉर जिस तरीके से आपके कम्युनिकेशन को ख़त्म कर देते हैं, आपके सिस्टम्स को हैक कर देते हैं और आपकी जो इंटर ऑपरेबिलिटी होती है अपने जो इक्विपमेंट की, वो आपकी ख़त्म हो जाती है और आपकी लड़ने की क्षमता है वो आपकी डिग्रेड हो जाती है। तो जी। इस हिसाब से मैं देखता हूँ। बट इन द नियर फ्यूचर जो मेरा एनालिसिस है, ये बोलता है कि अमेरिका इसको हमला नहीं करने वाला। ये एक पोस्टरिंग है अमेरिका की, एक प्रेशर टैक्टिक्स है। संजीव जी ने भी इसका जिक्र किया। तो बेसिकली ये इसीलिए है क्योंकि एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड मैं इसको देख रहा हूँ ईरान को किया जा रहा है हर एक तरफ से, उसकी लोगों की मुश्किलों को और बढ़ाने की। बिकॉज हम जानते हैं कि ईरान में पिछले एक महीने
इसको किस टाइप का आंदोलन हुआ है, प्रोटेस्ट हुए हैं, अनरेस्ट हुआ है, जिसमें मोसाड का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसको CIA तो है ही वहाँ पे, बट जी प्रीडोमिनेटली अगर आप देखें ईरान में ज्यूस पॉपुलेशन काफ़ी वहाँ पे रहती है, और उसका इस्तेमाल मोसाड टाइम पे टाइम करता रहता है। हमने 12 दिन की लड़ाई में भी देखा जिस तरीके से साइंटिस्ट को उनके घरों में मारा गया। तो उस टाइप का एक कोशिश ये की जा रही है कि खोमेनी को लोकेट किया जाए, बिकॉज अभी जो एक इंफॉर्मेशन आ रही है, बिकॉज ये तो सोशल मीडिया है, तो हमको इसकी क्रेडिबिलिटी उतनी हमको देखनी चाहिए। वो जी खबर ये आ रही कि खोमेनी अपने एटॉमिक बंकर में चले गए हैं, और शायद उनको वहाँ पे स्ट्राइक करना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। तो ये प्रिकॉशन हर एक देश ले रहा है, बिकॉज अमेरिका की इंटेंशन साफ है। देखिए, जब भी आप एक एक अपनी लड़ाई प्लान करते हैं, तो एक थ्रेट परसेप्शन और एक कैपेबिलिटी, ये दो चीज़ों को नज़र में जी आप अपना रखते हैं। जी तो ये आज जो थ्रेट परसेप्शन और इंटेंशन है अमेरिका की, वो साफ है कि वो कुछ ना कुछ ईरान में चाहते हैं। ओके सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। ईरान में पहले प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई है। मशहद के स्पोर्ट्स कोच अली रहपहर को फांसी दी गई है। कल सुबह अली रहपरवर को फांसी दी गई है। ईरान से ये बड़ी खबर, सीधे तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है ये ईरान की तरफ से कि जो उनकी नीति चली आ रही है वो उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। एक छोटा सा कमेंट मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी, मैं आपसे इस पर भी ले लेती हूँ, क्योंकि लगातार एक प्रेशर जनरेट करने की कोशिश आप भी कह रहे हैं अमेरिका की तरफ से हो रही है ईरान पर, लेकिन ईरान में जिस तरीके से पहले प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई है, साफ तौर पर ईरान की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि हम अपनी पॉलिसी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेंगे। बिल्कुल आपके असेसमेंट को मैं सहमत हूँ इस पे, बिकॉज एक देखिए, ईरान एक सिविलाइजेशनल सोसाइटी है, और वो डरने वाला नहीं है अमेरिका से। अगर आपने इसको 12 दिन की लड़ाई में भी देखा, तो इसको इसराइल ने लड़ाई को सीज फायर की पहल की थी, ईरान ने नहीं की थी। ईरान अब भी नहीं करेगा। तो लड़ाई होगी तो ये चलती रहेगी, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, और उसके प्रॉक्सीज आप जानते हैं हर एक जगह फैले हुए हैं। और स्टेट ऑफ हॉर्मूज है एक आपका मेन रूट, जहाँ से 20% ऑयल जाता है। तो इसीलिए ये जो हैंगिंग हुई है आज, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज अमेरिका को गया है कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं हम इनको छोड़ेंगे नहीं। आज और एक की हैंगिंग हुई है, मुझे लगता है आने वाले वक्त में और भी जो है ऐसे फैसले ईरान ले सकता है। और अब वो इसलिए उसने एक को इसको किया है कि वो अभी एक अमेरिका का रिएक्शन भी देखना चाहता है, इजराइल का भी रिएक्शन देखना चाहता है। बिल्कुल, किस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, राइट। अमेरिका को कन्विंस किया था इस लड़ाई में। अभी फिलहाल उसको रोकने के लिए बाद में हम इसको सोच सकते हैं इस टाइप की, बिकॉज जो प्रेपरेशन इस इजराइल एक्चुअली चाहता है वो शायद अभी तक पूरी नहीं कर पाया। गौरी शंकर गुप्ता जी, आपसे मेरा सवाल है कि ट्रंप का जो ये बयान आया है अमेरिकी नौसैनिक बेड़े को लेकर, हमेशा से हम देख रहे हैं कि जो रिपब्लिकन जो पॉलिटिक्स है उसका एक पुराना एजेंडा रहा है, स्ट्रॉन्ग अमेरिका और हार्ड ऑन ईरान। तो क्या इसी को दोहराने की कोशिश हो रही है? नमस्कार सोनल जी, नमस्कार सबको, पैनलिस्ट को। देखिए, ईरान का जो सबसे बड़ा अगर 79 के बाद कोई प्रोटेस्ट हुआ है तो वो 28 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में हुआ। इस प्रोटेस्ट के दो हिस्से थे, एक तो आर्थिक समस्याएं थी और दूसरा वो थोड़ी स्वतंत्रता चाहते थे, क्योंकि ईरानियन जो थियोलॉजिकल रिजीम है उसने बहुत रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट वहाँ बनाया हुआ है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके सबसे बड़े प्रोटेस्ट यहाँ पे हुए। तो ये एक ऐसा सिंबल है कि इंटरनली वहाँ पे समस्याएं हैं और अमेरिका चाहता है कि इस आंतरिक समस्याओं को देखते हुए वो इसका फायदा उठा के रेजीम को चेंज करवाए। लेकिन वो डायरेक्टली रेजीम चेंज खुद नहीं करवाएगा, वो अपना शो ऑफ फोर्स के लिए पूरा आर्माडा वहां पे उन्होंने इकट्ठा किया है। इसके दो कारण है, एक तो शो ऑफ फोर्स है, दूसरा उनका पूरा इकोनॉमिक बैरिकेड कर दिया गया है ईरान से। ईरान से न कोई एक्सपोर्ट होगा न कोई इंपोर्ट होगा, तो उनकी आर्थिक समस्याएं और गहरी हो जाएंगी। और फिर नेचुरली इससे जो प्रोटेस्टर हैं उनको थोड़ी करेज मिलेगा, उनको साहस मिलेगा
और वो बाहर निकल के फिर से आएंगे। तो इसको देखते हुए ईरान चाहता है कि जो इंटरनल प्रोटेस्ट है वो, सॉरी, अमेरिका चाहता है कि इंटरनल प्रोटेस्ट जो है और बढ़े और उसकी वजह से ईरान में तख्ता पलट हो। तो दूसरा ये है कि वो अगर ईरान के रेजिम पे प्रेशर इसलिए भी डाल रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ नेगोशिएट करे, अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको बंद करे, अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको कम करे, और उसके बाद जो वहाँ की स्वतंत्रता है उसके बारे में बात करके और उस समस्या का समाधान ढूंढे। लेकिन ये इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है अभी तक पूरे रूप से, जी। क्योंकि सारे के सारे जो खाड़ी के देश हैं उनकी अलग अलग इसके ऊपर विचारधाराएं हैं। कुछ अमेरिका के साथ हैं, कुछ अमेरिका के अगेंस्ट में हैं। अभी उनमें कोई यूनानिमिटी नहीं बन पा रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम हमारा एयर स्पेस उनको यूज नहीं करने देंगे, जबकि कुछ और देश जो है वो अमेरिका के पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो इन चीजों में यूनिटी लाना बहुत जरूरी है, खाड़ी के देशों में पहले। जी। और फिर अमेरिका की ये जो नाकेबंदी है, इससे वहां की ईरान की जो आर्थिक स्थिति और खराब होगी, जी। उससे नेचुरली प्रोटेस्ट बढ़ेंगे और जो डिमांड है रेजिम चेंज की वो बहुत तेज होगी। अभी जो इन्होंने जो फांसी की सजा दी है एक बड़ा प्रोवोकेटिव एक्ट है, बिल्कुल। ये ईरान ने किया है। और इससे अमेरिका को और ज्यादा मौका मिलेगा उनके अगेंस्ट में एक्शन लेने का। लेकिन मैं नहीं समझता कि अमेरिका डायरेक्टली अटैक करेगा उनके ऊपर। जी। हो सकता है कोई मिसाइल अटैक कर दे, और जैसे कोचर साहब ने कहा साइबर अटैक कर दे या कुछ चीजों को डिसेबल कर दे, वो जरूर करेगा। और इकोनॉमिक ब्लॉकेड करेगा और शो ऑफ फोर्स चलेगा जब तक कि ईरान का रेजिम झुकता नहीं है। जी। और ये ऐसा मौका है कि अमेरिका इसको यूज करना चाहता है और उस रेजिम को झुकाना चाहता है पूरी तरह से। पूर्णिमा नाथ जी, जो अभी सिचुएशन बनी हुई है उसमें आपको लगता है कि जिस तरह से जो प्रेशर जनरेट करने की कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से ईरान पर, और जो हर दिन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसको देखकर आपको लगता है कि कोई डिप्लोमेसी का स्पेस बचता है इसमें? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहले तो ये बात है कि अम, अमेरिका का जो रिजीम चेंज का जो हिस्ट्री रहा है, लिटरली 200 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री रहा है। पहला जाना जाता है 1893 में, जहाँ पे हवाई का क्वीन लिली यूकालानी को हटाया गया था। इस दिस इज हाउ हवाई इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब 1945 से 55 ईयर्स 80 रिजीम चेंज करा गया है। और अभी जो ईरान की बात हो रही है, ईरान में 1953 में एक बार करा चुके हैं। सीआईए और MI6 की जॉइंट प्रोजेक्ट था वहाँ पे मुसादेक को हटाने का। और दैट वाज बेसिकली बिकॉज मुसादेक वांटेड टू नेशनलाइज वेल ऑयल, एंड देन उसके बाद उनको हटा के शाह को बिठाया। और ही वॉज नॉट ए डिप्लोमेटिक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ruler, but he was also somebody who was absolutely a dictator. वहाँ पे लोग मार रहे थे, प्रेस को सप्रेस कर रहे थे। तो अभी ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि शाह भी एक ह्यूमन राइट रूलर हुआ करता था। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। ये ऑयल का मामला है, और ये जो ओपेक कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज जो है, इनमें सऊदी, ईरान, इराक, वेनेजुएला, नाइजीरिया सब है। आप देखिए कि इसमें से कितने कंट्रीज को अभी थ्रेटन किया गया है। कुछ कुछ दिन पहले लिटरली नाइजीरिया को अटैक किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ CPC। वो उसको अपग्रेड किया गया है। और आपको याद है इंडिया को CPC डिक्लेयर करने के लिए उनको बस सालों लग गया। एवरी सिंगल ईयर दे आर ट्राइंग टू डू इट फ्रॉम USCIRF, जो यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। क्या रिलीजियस फ्रीडम उनको चाहिए? उनको क्रिश्चियनिटी बढ़ाना है, कन्वर्शनिज्म बढ़ाना है। एट द जी। एंड ऑफ द डे इंडिया को भी तो CPC के हिसाब से उनको टारगेट कर सकता है ना। तो आज ईरान हो, कल वेनेजुएला था, परसों इंडिया हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स कंट्रोल। अब वेनेजुएला की हेड को निकाल के किडनैप करके लेके आ गए। ऑब्वियसली दे वांट खमेनी,
they want to remove him and put US puppet over there. and मैं अमेरिका में बैठ के ये बात बोल रही हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं अमेरिका के अगेंस्ट हूँ. एट द एंड ऑफ द डे हमें भी सप्रेस करा जाएगा, हमारे आवाज को भी सप्रेस करा जाएगा. हमारी जो मैं रिपब्लिकन पार्टी से होने के बावजूद भी हमें सप्रेस करा जाएगा, हमें साइलेंस करा जाएगा, हमें बोला जाएगा कि सच नहीं बोल सकते हो. और आप अगर ऊपर से हम लोग हैं हिंदू, और हम लोग क्रिश्चियंस भी नहीं है, और हम वाइट स्किन्ड यूरोपियंस भी नहीं है, हम ब्राउन हिंदू है, इंडियन अमेरिकन है, हमारे जी ऊपर वो एडिशनल टारगेट लगाया जाएगा. तो ये जो अमेरिका की जो पुराना एक एजेंडा रहा गया है, वेदर इट्स रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी, रियली डजंट मैटर. ये जो 80 रेजिम चेंज करवाया है जस्ट इन 55 years, madam, both in Democrat and Republicans were involved. Literally 55-45 split. और उसमें टेक्निक डिफरेंट हो सकती है, इधर ओवर्ट या कोवर्ट टेक्निक हो सकती है, लेकिन एजेंडा सिमिलर है, सेम है. और अभी डेमोक्रेट पार्टी भी अगर बोल देंगे नहीं नहीं ऐसे सही नहीं है, गलत है, जी वो कौन सा सही काम कर रहे हैं? जी अब उनका भी तो एजेंडा सेम ही है. तो ईरान में ह्यूमन राइट्स का इश्यूज है. कौन से कंट्री इज परफेक्ट? इवन इन अमेरिका टुडे आइस इज गोइंग, इंटरनल मेमो कल मैं देख रही थी, इंटरनल मेमो उनको दिया गया है कि वो जबरदस्ती किसी के घर में घुस सकते हैं बिना जुडिशरी लेटर की. जी उनके खुद के साइंड वाला लेटर में वो किसी के घर में घुस सकता है. तो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे भी तो गड़बड़ हो रही है ना. तो ह्यूमन राइट्स का अगर एजेंडा ही आपको लेना है, तो अमेरिका कहाँ पे सुपर कंट्री है जहाँ पे स्टॉप में बैठा हुआ है. तो अनफॉर्चुनेटली सेइंग अमेरिका इज इन ए पोजिशन टुडे बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी. $30 trillion कहाँ पे, 450 trillion, 495 trillion billion dollar of Iran इकोनॉमी वर्सेस द मिलिट्री माइट. उनके बेसिस में वो मिलिट्री माइट उनके बेसिस में वो जाके हर जगह में अपना दबदबा बिल्कुल पूर्णिमा नाथ जी, बहुत बहुत सही कह रही हैं आप.